नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। जीत आपकी बुक पार्ट 15 कंटिन्यू करती हूँ। जीत एक घटना है, विजेता होना एक भाव है। 3 लोग मैराथन रेस में अन्य सैकड़ों लोगों के साथ दौड़े, मेडल किसी चौथे ने जीता। क्या इसका मतलब यह हुआ कि वे तीनों लोग हार गए थे? हरगिज नहीं। उन तीनों ने अलग अलग वजहों से रेस में भाग लिया। पहले ने अपनी क्षमता आजमाने के लिए रेस में भाग लिया था और उसने आशा से अच्छा प्रदर्शन किया। दूसरे अपने अच्छे प्रदर्शन को बेहतर बनाना चाहता था और उसने वैसा ही किया। तीसरे ने कभी मैराथन में भाग नहीं लिया था, उसका उद्देश्य था रेस में भाग लेना और उसे पूरा करना, और उसने किया भी। इससे हमें क्या पता चलता है? वे तीनों अलग अलग उद्देश्य लेकर दौड़े और तीनों विजेता रहे, चाहे उनमें से किसी ने भी मेडल ना जीता हो। जैसा कि मार्क ट्वेन ने कहा है, किसी सम्मान के योग्य होते हुए भी उसे ना पाना अयोग्य होकर उसे पाने से बेहतर है। यही सम्मान सम्मानित होने की योग्यता में है, ना कि सम्मान पाने में। अगर जीतना ही एकमात्र उद्देश्य हो तो इंसान अपने मन की उस अंदरूनी खुशी से महरूम हो जाता है जो किसी अच्छे काम को करने की वजह से पैदा होती है। जीतने से ज़्यादा ज़रूरी इज्जत और सम्मान के साथ जीतना और उस जीत के काबिल होना है। बेईमानी की जीत से सम्मान के साथ हार अच्छी है। सम्मान पूर्वक हारना दिखाता है तैयारी में कमी, लेकिन बेईमानी की जीत दिखाती चरित्र की कमी। जब किसी इंसान को यह पता हो कि कोई नहीं जान पाएगा कि उसने क्या किया और क्या नहीं किया, तब वह क्या करता है, इसी बात से उसके चरित्र की असली पहचान होती है। कोई भी जीत इस योग्य नहीं कि उसके लिए ज़मीर से समझौता करके झटपट कामयाबी दिलाने वाले गलत रास्तों को अपनाया जाए। ट्रॉफी तो आप भले ही जीत ले, लेकिन यह जानते हुए कि वह सच्चाई से नहीं जीती गई है, उससे आपके मन को खुशी कभी नहीं मिलेगी। एक ट्रॉफी जीतने से ज़्यादा अहम बात है एक अच्छा इंसान होना। विजेता हर दिन यह सोचकर जीते हैं और काम करते हैं कि यह उनके जीवन का आखिरी दिन है, क्योंकि इनमें से कोई एक दिन हमारा आखिरी दिन होगा और हम नहीं जानते कि वह दिन कौन सा होगा। जब वे इस दुनिया से जाते हैं तो एक विजेता की तरह जाते हैं। कई बार जीत से ज़्यादा हार में विजय होती है। उदार विजेता होते हैं। याद रखिए, विजेता उदार होते हैं। वे कभी अपने बारे में डींग नहीं हाँकते। वे अपने साथी और विपक्षी खिलाड़ियों दोनों को पूरा सम्मान देते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। सफल होना तो बहुत से लोग जानते हैं, पर सफलता को संभालना कम ही लोग जानते हैं। सफलता की ब्लूप्रिंट हम दुनिया भर में कई संगठनों और आम लोगों के लिए एक 3 दिन की सेमिनार आयोजित करते हैं, जिसका नाम है ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस। दुनिया के बहुत से संगठनों के लिए यह सेमिनार खास तौर पर उनमें काम करने वालों के लिए आयोजित की जाती है और आम लोगों के लिए यह खुले तौर पर आयोजित की जाती है। यह इस सिद्धांत पर आधारित होती है, जीतने वाले अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। यह सिद्धांत इस सोच के जवाब में आया, जीत ही सब कुछ है। इस बाद वाली फिलॉसफी को मानने वालों की निष्ठा पर मुझे शक होता है। यह किलर इंस्टिंक्ट का गलत मतलब देती है। अगर आप किसी राह चलते इंसान से पूछे किलर इंस्टिंक्ट का मतलब क्या है, तो ज़्यादातर लोग यही जवाब देंगे, जैसे भी हो आपको जीतना है। रास्ता चाहे टेढ़ा हो या सीधा हो, या किलर इंस्टिंक्ट नहीं बल्कि पूरी बेईमानी है। एक अच्छे खिलाड़ी के लिए किलर इंस्टिंक्ट का मतलब है आप 100% नहीं बल्कि 2% मेहनत और कोशिश करें। जीत के लिए विपक्षी की गलती का फ़ायदा उठाएं। विपक्षी की गलती का फ़ायदा न उठाना मूर्खता है, लेकिन जीत के लिए खेल के नियमों को तोड़ना, उल्लंघन करना किलर इंस्टिंक्ट नहीं, सरासर बेईमानी है। गलत ढंग से हासिल की गई जीत थोड़े समय की सफलता तो दे सकती है, मगर मन की संतुष्टि नहीं। सच्चाई यह है कि जिंदगी प्रतियोगिता है और हम सभी को इसमें भाग लेना है। वास्तव में प्रतियोगिता भाग लेने वालों को और
बेहतर बनाती है। इसमें कोई शक नहीं कि उद्देश्य तो जीतना होता है, मगर यह जीत ईमानदारी है, उदारता, स्पष्टता और खेल के नियमों के अनुसार हासिल की जानी चाहिए। विजेता कदमों के निशान छोड़ जाते हैं, महान लोग अपनी पहचान पीछे छोड़ जाते हैं। विजेता इस बात को महसूस करते हैं कि कोई अकेला ही कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। हालांकि चैंपियनों को मेडल मिलते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि उनकी सफलता के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है, जिनके बिना यह सब कुछ संभव नहीं हो पाता। इनमें शामिल होते हैं शिक्षक, माँ बाप, कोच, प्रशंसक और उनके सलाहकार, जिन लोगों ने कामयाबी हासिल करने में हमारी मदद की है। हम उनका कर्ज पूरी तरह कभी नहीं चुका सकते। उनके प्रति थोड़ा सा आभार केवल आने वाली पीढ़ी की मदद करके जताया जा सकता है। विजेता के पास अपना आभार जताने का एक ही रास्ता है कि वह आने वाली पीढ़ियां का सही मार्गदर्शन करे। यह कविता इस बात को साफ जाहिर कर देती है। रास्ता बनाने वाला। एक बुजुर्ग जो एक सुनसान सड़क पर जा रहा था। शाम होते होते ठंड और ठिठुरता पहुंचा एक लंबे, गहरे और चौड़े दर्रे के करीब, जिसके अंदर तेज पानी बह रहा था। बुजुर्ग ने शाम के धुंधलके में उसे पार किया। पानी की धारा से उसे कोई डर नहीं लगा, मगर वह पीछे मुड़ा सुरक्षित पार कर जाने के बाद, और उसने लहरों के आर पार का पुल बनाया। लहरों के आर पार एक पुल बनाया। ओ बुजुर्ग, एक साथी यात्री ने उसे पुकारा। तुम उसे बनाने में बेकार मेहनत कर रहे हो। तुम्हारी यात्रा दिन के ढलते ही खत्म हो जाएगी और फिर तुम कभी इस रास्ते से नहीं गुजरोगे। तुमने इस चौड़े और गहरे दर्रे को पार कर लिया। तुम इस धारा पर पुल क्यों बना रहे हो? उस बुजुर्ग ने अपने सिर को उठाकर कहा, प्यारे दोस्त, जिस रास्ते से मैं आया हूँ उस रास्ते में मेरे पीछे आ रहा है एक नौजवान जिसे यहीं से गुजरना है। यह दर्रा जो मेरे लिए मुश्किल रहा है, उस सजीले नौजवान के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। उसे भी शाम के धुंधलके में पार करना पड़ेगा। मेरे दोस्त, मैं यह पुल उस नौजवान के लिए बना रहा हूँ। सुकरात ने प्लेटो को शिक्षा दी। प्लेटो ने अरस्तु को पढ़ाया। अरस्तु सिकंदर महान के शिक्षक बने। ज्ञान अगर एक से दूसरे को ना हासिल हुआ होता तो वह मर चुका होता। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक ऐसी विरासत देना है जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सके। बदलते जीवन मूल्य। आज के सिद्धांत। बदलाव निश्चित है, हम इसे पसंद करें या ना करें वह होगा ही। हम इस मैं वाली पीढ़ी और हालात के अनुसार बदलते मूल्यों की सोच को बहुत देख चुके हैं। इसकी वजह से मजबूत समाजों को भी नुकसान उठाना पड़ा है। मैं वाली पीढ़ी के लोग पकड़ में आ चुके हैं, पर उन्हें गलती का नहीं बल्कि पकड़े जाने का दुख है। अगर आप ऊपर दिए जवाबों को जांचें और परखें तो पाएंगे उनमें ज़्यादा दम नहीं। उस आदमी के बारे में सोचें जो कहता मैं धोखा नहीं देता। इसका सिर्फ यही मतलब है कि वह धोखेबाज नहीं है। और वे लोग जो कहते हैं कि हम झूठ नहीं बोलते और चोरी नहीं करते, इसका मतलब सिर्फ यही कि वे झूठे और चोर नहीं हैं। मगर इतनी सी बात से वे अच्छे नहीं बन जाते। एक इंसान अच्छा तब बनता है जब वह वास्तव में अच्छे काम करता है, ना कि तब वह गलत काम नहीं करता। नैतिक मूल्यों वाला व्यक्ति वही होगा जिसमें निष्पक्षता, दया, साहस, निष्ठा, दूसरों के भाव समझने की क्षमता, विनम्रता, तहजीब और वफादारी जैसे गुण होंगे। इन खूबियों वाले इंसान अच्छे क्यों नहीं माने जाते? इसलिए कि ऐसे लोग ही भरोसेमंद होते हैं, न्याय के लिए खड़े होते हैं, ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, अपनी और अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाते हैं। अच्छाई को हर रूप में पहचानने के लिए खास पैमानों और मापदंडों की ज़रूरत होती है। ये मानदंड नैतिक, कानूनी या दोनों ही तरह के हो सकते हैं। नैतिक मानदंड गलत और सही, और इन्हीं दोनों के बीच में धुंधलके भरे क्षेत्र के बारे में हमारी समझ को साफ करते हैं। वे बताते हैं कि क्या सही है और क्या ज़्यादा सही है, क्या बुरा है और क्या ज़्यादा बुरा है, हमारी नैतिकता का स्तर कितना ऊंचा है। अगर हालात ऐसे हों तो आप क्या करें? आप
आपको मालूम है कि आपके घर और रेलवे स्टेशन के बीच का किराया 64 रुपये है। आप भले इतना ही दे चुके हैं आप जानते हैं कि यह सही किराया है, मगर इस बार टैक्सी ड्राइवर केवल 32 रुपये मांग रहा है। आप क्या करेंगे? आप किसी होटल में खाना खा रहे हैं और आपने 4 चीज़ें मंगवाई। बहरा चारों चीज़ें लाया, मगर गलती से उसने तीन ही चीज़ों का बिल बनाया। आप क्या करेंगे? आपका सबसे अच्छा दोस्त आखिरी सांस ले रहा है और आप जीवन बीमा के एजेंट हैं। आप 1 लाख का बीमा कराना चाहता है। किसी को पता नहीं है और ना ही किसी को मालूम होगा कि आपका दोस्त मरने वाला है। क्या आप उसे पॉलिसी बेचेंगे? नैतिकता को कानूनी शक्ल नहीं दी जा सकती। ऊपर बताए गए हालात में आप अपने बच्चों को क्या सलाह देंगे? और जो सलाह देंगे, क्या आप अपने जीवन में खुद भी वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं? हमें नैतिकता की शिक्षा जन्म के साथ ही मिलने लगती है और यह जीवन भर साथ देती है। क्या हम अपना नैतिक व्यवहार बदल सकते हैं? हाँ, हमें नैतिक प्रशिक्षण की ज़रूरत है। नैतिकता को कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं? लालच, डर, दबाव। किसी अनैतिक काम को यह कहकर उचित नहीं ठहराया जा सकता कि उसे दबाव में किया गया है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि निष्पक्ष व्यवहार का मतलब समानता का व्यवहार नहीं होता। व्यापार में नैतिकता और अनैतिकता का असर हर व्यवसाय में झलकता है। लालची डॉक्टर बिना ज़रूरत के जांच और सर्जरी करते हैं। वकील सच को तोड़ते मरोड़ते हैं। माँ बाप और बच्चे दोनों सफ़ेद झूठ बोलते हैं। अकाउंटेंट और सेक्रेटरी अक्सर गलत रिपोर्ट बनाते हैं। जब हम अपने आसपास के लोगों को धोखा देते हैं तो सबसे बढ़कर हम खुद को धोखा देते हैं। दरअसल उस समय हम खुद धोखा खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम जब दूसरों को धोखा देते हैं तो सोचने लगते हैं कि दूसरे भी हमें धोखा देंगे। नतीजे के तौर पर हमारा नज़रिया सुबह से भरा और निराशावादी हो जाता है। समृद्धि और खुशहाली जिम्मेदारियां लाती हैं। हम नैतिक और सामाजिक मूल्यों को नष्ट करके उद्योग, धंधों और देश के बुनियादी ढांचे का निर्माण नहीं कर सकते। नैतिक नियमों को न मानने के नतीजे भी वैसे ही होते हैं जैसे कि कानूनी नियमों को न मानने के होते हैं। कुछ लोग कभी भी नैतिकता का पालन करने वाले नहीं बनेंगे। वे सोचते हैं कि उन्होंने अपना आसान रास्ता चुना है, मगर सच तो यह है कि यह रास्ता कठिन है। ग्राहकों को उचित सेवा ना देकर क्या आप खुद का सामना कर पाएंगे? क्या अपने बच्चों के सामने इस बात की डींग हाँककर आपको गर्व होगा? क्या आप अच्छा महसूस कर पाएंगे? अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपका व्यवहार अनैतिक है। स्वाभिमान और हास्यप्रियता आपको सही रास्ते पर बनाए रखते हैं। निष्कर्ष, लोग श्रेष्ठता का स्तर क्यों नहीं हासिल कर पाते? इसका सबसे बड़ा कारण दूरदर्शी की कमी है। हमें अपनी नज़र मुमकिन कामों से भी आगे ले जानी चाहिए। आज हम जो कुछ भी देखते हैं वास्तविकता बनने से पहले वह एक सपना ही था। जिंदगी को उत्साह, सही दिशा और सही उद्देश्य के साथ जिएं। क्या आपका कोई सपना है? अगर है तो क्या है? क्या आपकी ज़िंदगी का हर दिन आपको अपने उद्देश्य के नज़दीक ले जा रहा है? नाकामयाब लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। वे आपको सफलता पाने के बारे में गलत सलाह देंगे। सलाह लेनी ही हो तो कामयाब लोगों से लीजिए। जहाँ दूरंदेशी का 1 साल के लिए हो तो फूल लगाइए। जहाँ दूरंदेशी 10 साल के लिए हो तो पेड़ लगाइए। जहाँ दूरंदेशी अनंत काल के लिए हो तो लोगों का विकास कीजिए। याद रखिए, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। थैंक यू सो मच।